क्या मेरी भाभी बनोगी? मुंबई के कॉलेज के कैंपस में हर तरफ रौनक थी। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उसी भीड़ में 3 लोग ऐसे थे जिनकी दोस्ती आने वाले समय में एक कहानी बनने वाली थी। ये दोस्त थे सुजल, प्रांजल और क्यारा। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, हर जगह तीनों साथ रहते थे। लेकिन इस दोस्ती के पीछे छुपा था एक राज। एक रोज, यार प्रांजल, मुझे लगता है मैं क्यारा से प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, सच में? हाँ यार, लेकिन डर लगता है अगर उसने मना कर दिया तो। ये सुनकर प्रांजल हैरान रह गया और सुजल से अपनी नम आंखें छुपाने लगा, क्योंकि सुजल को क्या पता था कि जिससे वो अपने दिल की बात कह रहा है वो खुद भी उसी लड़की से प्यार करता है। प्यार तो मैं भी उससे करता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। प्रांजल यार, तू मेरी मदद करेगा ना? तू क्यारा से मेरे बारे में बात कर ले। प्रांजल का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। बता यार, तू उससे बात करेगा ना? अब हाँ, मैं करूंगा बात। फिर एक रोज क्यारा जब क्लास खत्म होने के बाद घर जाने लगी तो प्रांजल ने कहा, क्यारा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सुजल तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। क्यारा कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुश होकर बोली, क्या सच में उसने ये कहा? हाँ, तो तुम क्या मेरी भाभी बनोगी? तो उसे जवाब देना कि मेरी भी हाँ है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अब प्रांजल के दिल में जैसे कुछ टूट गया, लेकिन उस दिन एक दोस्त ने अपने प्यार को खुद अपने हाथों से किसी और को सौंप दिया। शायद मेरी मोहब्बत बस मेरी ही रह गई। कॉलेज खत्म हुआ और अब दोनों दोस्तों की नौकरी लग गई। कुछ समय बाद सुजल और क्यारा ने शादी कर ली। यूं ही कुछ साल बीते। सुजल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिससे उनका घर चलता था। सुजल की फैमिली में क्यारा के अलावा और कोई नहीं था। वो एक अनाथ था। कुछ समय बाद क्यारा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रांजल अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके दिल में आज भी वही तस्वीर थी, क्यारा की। वो आज भी उसे भुला नहीं पाया था। अब प्रांजल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन जो नहीं था वो था प्यार। एक रात प्रांजल अपने कमरे में बैठा हुआ अपने गले में पड़ा लॉकेट खोलता है, जिसके अंदर क्यारा की फोटो लगी हुई थी। काश उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता तो आज तुम मेरी होती। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो। तभी उसे सुजल का फोन आता है। अबे कहाँ है तू? कब से फोन कर रहा हूँ। ओ माफ करना दोस्त, वो फोन साइलेंट मोड पर था। अच्छा बता, क्या बात है जो इतनी देर रात फोन किया? अरे ये बताने के लिए कि कल मेरी और क्यारा की एनिवर्सरी है और तुम्हें आना है। कल तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है यार। हाँ हाँ जानता हूँ तू बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने इन गरीब दोस्तों को भूल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, तू आ रहा है मतलब आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। फिर अगले दिन प्रांजल सुजल के घर पहुंचता है। अरे प्रांजल, इतनी देर लगा दी आने में। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारी पसंद के दही भल्ले बनाए, साथ में मटर पनीर, पूरी और हलवा भी। अरे यार, ये तो बड़ा आदमी बन गया है। अब तो थाई और इटालियन खाता होगा। तेरे हाथों के भल्ले इसे कहाँ ही पसंद आएंगे। अगर तुम्हारे ताने देने का काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे हाँ, हमने थोड़ी ना तुझे कोई पनिशमेंट दी है। फिर तीनों दोस्त साथ में बैठकर केक काटते हैं और खाना खाते हैं। साथ ही तीनों साथ में बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। वैसे अब मेरी बात मानो और तुम भी लाइफ में सेटल हो जाओ। कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। कोई तुम जैसी अच्छी लड़की मिली ही नहीं। अरे ओ बस बस, आए फ्लर्टिंग बंद कर। देख रही हो क्या रहा, आज भी इसे कितनी जेलसी होती है। क्या करूं, मैडम से प्यार ही इतना है। अच्छा तुम बातें करो, मैं तब तक हम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ बाहर से। ऐसा कहकर सुजल आइसक्रीम लेने चला जाता है और तभी क्यारा बर्तन उठाकर रसोई में रखने जाती है। प्रांजल भी उसकी मदद करता है कि तभी अचानक से क्यारा का दुपट्टा प्रांजल के गले में पड़े लॉकेट में फंस जाता है और जैसे वो दुपट्टा निकालने लगती है तभी वो लॉकेट खुल जाता है और उसके अंदर अपनी फोटो देखकर वो चौंक जाती है। मेरी फोटो तुम्हारे पास? ये क्या है प्रांजल? बोलो प्रांजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। फिर प्रांजल गहरी सांस लेते हुए कहता है, लगता है आज सच बताने का समय आ गया है। कैसा सच? मैं भी तुमसे प्यार करता था कॉलेज के पहले दिन से, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। जिस दिन सुजल ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, उस दिन मैंने अपने दिल को खुद ही तोड़ दिया। क्यारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे प्यार से बड़ी थी। तभी सुजल आ जाता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद प्रांजल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज रात का समय था और मौसम अचानक से खराब होने लगा। प्रांजल नशे में गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सामने से एक बाइक आती है, लेकिन बाइक सीधे ट्रक से टकरा जाती है।
सुजल गाड़ी रोककर बाहर आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बाइक पर सुजल, क्यारा और उनका बेटा था। सुजल और क्यारा के सर पर चोट थी, जबकि आरव एकदम ठीक था। सुजल मेरे दोस्त, क्यारा, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रांजल उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। हमें अफसोस है, सुजल अब इस दुनिया में नहीं रहा और क्यारा, उसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर प्रांजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से परिवार उजड़ गया। उस दिन के बाद उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब प्रांजल, क्यारा और आरव को अपने घर ले आता है। उसका बड़ा सा घर था जहाँ नौकर चाकर होते हैं, लेकिन उसके मन में हमेशा पछतावा रहता है। क्यारा को कुछ याद नहीं था, न सुजल, न शादी और न ही उसका अतीत। उसे बस इतना लगता था कि आरव प्रांजल का बेटा है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। प्रांजल की अच्छाई देखकर वो कुछ ही दिन में उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, लेकिन प्रांजल उससे दूरी बनाकर रखता। एक सुबह, तुम अपने आप का ध्यान क्यों नहीं रखते प्रांजल? हर वक्त काम में लगे रहते हो। आदत है। लेकिन अब आदत बदल लो, क्योंकि अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से गलती नहीं बन सकता। तू भूल गया क्या प्रांजल? वो तेरे दोस्त की पत्नी है, तेरी भाभी, और उसकी ये हालत तेरी वजह से है। यूं ही दिन बीते। एक रोज क्यारा पुराने सामान की अलमारी साफ कर रही थी, जिसमें उसे एक बॉक्स मिलता है। उसमें कुछ तस्वीरें और एक शादी का एल्बम था। जैसे ही वो एल्बम खोलती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उन तस्वीरों में वो दुल्हन बनी है और उसके साथ सुजल होता है। ये क्या है? उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ टूटी फूटी यादें वापस आने लगती हैं, जैसे शादी, फेरे, सुजल की मुस्कान। सुजल! सुजल! प्रांजल भाग कर आता है। क्यारा, क्या हुआ? सुजल, वो मेरा पति था ना। प्रांजल चुप हो जाता है। क्यारा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अपने ही पति को भूल गई। मैं कैसे इंसान हूँ? नहीं क्यारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे सब याद आ गया। सुजल मेरा पहला प्यार था, मेरी जिंदगी था, और आरव हम दोनों का बेटा है। प्रांजल की आंखें झुक जाती हैं। लेकिन एक और सच है, जब मैं सब कुछ भूल चुकी थी, तब मैंने फिर से जीना सीखा तुम्हारे साथ। और अब जब मुझे सब याद है, तो मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार भी सच्चा था। नहीं क्यारा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, मुझे माफ कर दो। फिर वो उसे सारी बात बताता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नहीं, वो एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और तुमने मुझे और मेरे बेटे को संभाला, हमें फिर से जीना सिखाया। ऐसा कहकर वो प्रांजल के गले लग जाती है और कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और साथ में मिलकर आरव की परवरिश करने लगते हैं। कभी कभी प्यार हमें मिलकर नहीं, खोकर मिलता है, और जो प्यार सच्चा होता है वो वक्त के साथ फिर लौट आता है। चलो भाभी, अब चलकर सो भी जाओ। आप कितनी देर से सिलाई करने में लगी हैं? देखो तो अब कितनी रात हो गई। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, वो पूरा होते ही सो जाऊंगी। कल कुसुम बहन जी को किसी फंक्शन में ये ब्लाउज पहन कर जाना है, इसलिए मुझे ये सुबह तक तैयार करना है। मगर भाभी, इन सब के साथ आपको खुद की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सारा दिन तो आप बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती हैं। अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी ये कपड़े नहीं सिलेगी तो पैसे कैसे कमाएगी, और फिर तुम सबकी शादी कैसे करेगी? इतना कहते ही ममता की आंखें भर आती हैं। जाओ, अब तुम सब जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अब वो पांचों सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पांचों कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, तो रेनू का फटा हुआ सूट देखकर ममता कहती है, अरे ये क्या रेनू, तुम्हारा सूट तो फटा हुआ है। भाभी, हम पांचों के ही सूट फट गए। कॉलेज में हमारे साथी हम सभी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाभी, आप हम पांचों के लिए नया सूट सिल दो ना। भाभी को तुम सब जानती हो ना, जो भी भाभी थोड़ा बहुत कमाती है वो घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है, और सुधीर भाई की नौकरी भी छूट गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, मैंने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, उसी से तुम सबके लिए सूट सिल दूंगी। ये कहानी है गरीब ममता की। जब वो ब्याह कर इस घर में आई तो उसकी विधवा सास चल बसी। अपनी सास के जाने के बाद अपनी पांचों नंदों को माँ जैसा प्यार दिया ममता ने। उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो घर पर ही था, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी। तब से ममता ही सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर खर्च चला रही थी।
एक रोज ममता बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसके गांव की विमला मौसी उसे टोकते हुए कहती है, क्यों री ममता, कब शादी करेगी अपनी पांचों नंदों की? अरे पांचों जवान होती जा रही हैं, बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? और अगर देने को कुछ नहीं है तो एक जोड़ी सूट में विदा कर दे उनको, कब तक उनका बोझ ढोती रहेगी? बस काकी, मेरी पांचों नंदे मुझ गरीब के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। तभी उस गांव की एक औरत मीनाक्षी वहां आती है। अब बस भी करो काकी, ना जाने तुम्हें भी गरीबों की इज्जत उछालने में क्या ही मजा आता है। चलो ममता, चलो यहाँ से। मीनाक्षी उसे लेकर घर आती है। घर आकर ममता फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने उन पांचों के लिए कई रिश्ते देखे लेकिन उनकी कहीं बात ही नहीं बनती। तू चिंता मत कर मीनाक्षी, मेरे पास तेरी पांचों नंदों के लिए रिश्ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्या? सच में? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, तुम बात आगे बढ़ाओ। मीनाक्षी लड़के वालों से बात करती है। कुछ दिनों बाद लड़कों के माता पिता उन लड़कियों को देखने उनके घर आते हैं। ममता उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, आपको मेरी पांचों नंदे पसंद है ना? देखो ममता, तुम्हारी सभी नंदे दिखने में खूबसूरत है और कद काठी से भी ठीक है, इसीलिए हमें ये पांचों अपने पांचों बेटों के लिए पसंद है। हमें दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस शादी में आए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। जी माँ जी, सब हो जाएगा। लड़के वाले पांचों नंदों का रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। उनकी शादी पक्की होने से ममता और सुधीर खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए ममता दिन रात कपड़े सिलती रहती और पैसे जोड़ने की कोशिश करती। उधर सुधीर भी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी का काम मिलता है। अब वो वही करने लगता है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे पांचों नंदों को अपने भाई भाभी से बिछड़ने का दुख और भी सता रहा था। भाभी, कुछ दिनों बाद हम पांचों पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम पांचों की मीठी मीठी यादें तो है उस घर में। फिर वो पांचों भावुक हो जाती हैं और अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक रोज, वैसे ममता भाभी, आप हमें कैसा ब्राइडल लहंगा दिलवाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे चले हैं। करीना कपूर ने भी अपनी शादी में कितना प्यारा लहंगा पहना था। अपनी नंदों का लहंगे को लेकर अरमान देखकर ममता और सुधीर की आंखें भर आती हैं। फिर अपने भाई भाभी की मजबूरी देखकर रंजना कहती है, अरे तुम सबको क्या हो गया है? भाभी हमारी शादी कर रही है, यही बहुत है। अभी बारातियों के खाने पीने में कितना खर्च होने वाला है, उन्हें ये सब भी देखना है। तुम पांचों चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम पांचों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लाएगी। अच्छा, अभी घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तो मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में तुम पांचों का यूं बाहर जाना ठीक नहीं। तुम घर पर ही रुको, मैं होकर आती हूँ। ये कहकर ममता जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मेरी पांचों नंदों की शादी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैं गरीब कहाँ से उनकी शादी में बारातियों को खाना खिलाऊंगी, और तो और मैं उन पांचों के लिए लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी। वो बेचारी कितनी मासूमियत से अपने लहंगे के अरमान बता रही थी, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं कि उनका ये छोटा सा सपना भी पूरा कर सकूं। आज अगर सासू माँ होती तो खुशी खुशी अपनी पांचों बेटियों को विदा करती, लेकिन मैं अभागन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से चूक गई। माँ जी, मैं उन पांचों को कोई भी खुशियां नहीं दे पा रही हूँ। ममता के आंसू जैसे उस बंजर पेड़ की जड़ों पर गिरते हैं, वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है, ममता, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये किसकी आवाज है, और ये बंजर पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? ये आवाज मेरी ही है ममता। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए आज तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं हरा भरा हो गया। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो कई सालों से एक ऋषि के श्राप से जकड़ा हुआ था, और उसने मुझसे कहा था, जब किसी पवित्र आत्मा के आंसू तुम्हारी जड़ों पर पड़ेंगे, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और आज तुम्हारे कारण मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी उस पेड़ से एक लाल रंग की पोटली गिरती है, जिसमें नोटों की गड्डियां होती हैं। ये देख ममता खुश हो जाती है
वो बाजार जाती है अपनी 5 नंदों के लिए लहंगा खरीदने। लेकिन शादी में अब 3 दिन बाकी थे और इतनी जल्दी कोई भी लहंगा बनाकर देने के लिए तैयार नहीं था और रेडीमेड लहंगे लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, जहां आने जाने में ही काफी समय लग जाता। इसलिए ममता कुछ पैसों से सुंदर सा लहंगे का कपड़ा और सजावट का सामान लेती है। साथ ही बाकी के पैसों से बारातियों के खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर देती है। अब ये गरीब दर्जी भाभी बनाएगी अपनी 5 नंदों के लिए लहंगा। अब ममता रात रात भर जागकर अपनी 5 नंदों के लिए 2 दिन में ही ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उनकी शादी वाले दिन उनको देती है। भाभी आखिर क्या जरूरत थी आपको हमारे लिए इतना महंगा लहंगा लाने की? बेकार में इतने महंगे लहंगे पर पैसे फूके। ये लहंगा तुम्हारी दर्जी भाभी ने तुम 5 के लिए रात भर जाग कर बनाया है। ये सुनते ही उन 5 की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। फिर वो 5 अपना लहंगा पहनती हैं, जिसके बाद उनकी भाभी उन 5 का मेकअप करती है। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी 5 नंदे। अब मैं तुम 5 को काला टीका लगा दूं। अब चलो शादी के मंडप में, तुम 5 के दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ममता अपनी 5 नंदों को शादी के मंडप तक ले जाती है, जहाँ पूरा गांव जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, उसकी 5 नंदों के लहंगे देखकर, साथ ही धूमधाम से की गई शादी को देखकर चौंक जाते हैं। सच में बेटी, जितना तुमने अपनी 5 नंदों के लिए किया है ना, इतना तो कोई गरीब सगे माँ बाप हो ना तो वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ जी, हमारी भाभी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है और इन्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम जरूर इनकी मदद के लिए आएंगे। ममता 5 नंदों को खुशी खुशी विदा करती है। फिर कुछ समय बाद उसके सिले हुए लहंगों को देखकर उसके पास और भी कई ऑर्डर आने लगते हैं, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद का बुटीक खोल लेती है, जहां सुधीर भी उसकी मदद करने लगता है, जिससे दोनों अब अच्छी कमाई करने लगते हैं।